Hello everyone, welcome back to channel in संकल्प एकेडमी। माई सेल्फ इज गोल्डी एंड आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 बेटा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बेटा ज्योग्राफी आपको समझ नहीं आती। आज इस वन शॉट में हम कवर करेंगे आपके पूरे टॉपिक्स को प्लस PYQ एजर्शन रीजन जिस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नीचे कमेंट में बताओ कि आपका तुम्हारा एनर्जी लेवल कैसा है। मेरा तो फुल है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, है ना बेटा, क्योंकि आज इसे चैप्टर को पढ़ने के लिए एनर्जी लेवल की बहुत जरूरत है। तो बस अपनी एनर्जी को फुल करो और चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, यहां पर बेटा इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि चैप्टर को इजी टू अंडरस्टैंड करा दिया जाएगा। चैप्टर किस तरीके से एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में बेटा पूछे जाते, कैसे क्वेश्चन बनता है, पूरा एक माइंड मैप विथ, है ना, माइंड मैप से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल में बने रहना। सबसे पहले समझो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट क्या है। रिसोर्सेज बेटा जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी अवेलेबल होता है वो कहलाता है रिसोर्सेज। अब इसका हम करेंगे डेवलपमेंट। तो पहले समझो एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज क्या है। मैम ये तो बता दो बेटा। रिसोर्सेज है आपके सॉइल, वाटर, मिनरल्स, forest, energy. Yes, these resources are available in our environment and which we have to utilize and development. उनका डेवलपमेंट करना है। बट आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है बेटा कि इस रिसोर्सेज का ओवर टू यूटिलाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ सरफेस पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो यानी हमें क्या करना है, यानी इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी प्रेजेंट की जनरेशंस को फुलफिल करेंगे, साथ ही फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल रहें। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे बेटा रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। तो हमने देखा यहां पे रिसोर्सेज क्या थे, अर्थ, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, एनर्जी, दीज आर द रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज का बेटा यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, यानी जब इन रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन करें, यानी बेटा जब हम इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये रिसोर्सेज जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो। ये 3 पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेटा ह्यूमन बीइंग जो इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं फिजिकली एनवायरनमेंट में, वो क्या है, अवेलेबल है। सॉइल अवेलेबल है, फॉरेस्ट अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, एनर्जी अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल है। तो मैम मिनरल्स क्या होता है बताती हूं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, दीज आर द मिनरल्स। ठीक है। टेक्नोलॉजी बेटा, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी यहां पे कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी बेटा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब ये बताओ एक्सट्रैक्ट, यानी अब ये बताओ इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनरल्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, बट कोई तो इंस्टीट्यूशन होगा। तो बेटा यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होते हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो नेचर्स में, इन्वायरमेंट में जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी बेटा नेचर्स में, इन्वायरमेंट में जो भी मिनरल्स अवेलेबल है टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे एक्सेसिबल बनाया जाएगा। और एक्सेसिबल बनाया जाएगा यानी वहां पर कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई तो कंपनी होगी जो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। बेटा मिनरल्स का क्लासिफिकेशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। यहां पर समझो कि जो मिनरल्स होते हैं
बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी। पहले समझो बेटा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट बेटा जिसमें लिविंग थिंग विच आर लिविंग थिंग प्रेजेंट इन अर्थ सरफेस। लिविंग थिंग्स में होता है बेटा फॉरेस्ट, प्लांट्स, एनिमल, फिश, ह्यूमंस। ये जो होते हैं ये होते हैं लिविंग थिंग्स, है ना, याद रखना। यानी बेटा फॉरेस्ट, एनिमल, प्लांट्स, ओके। और यहां पर अबायोटिक कंपोनेंट इट मींस इसमें आएगा नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स में आता है बेटा वाटर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, है ना। मिनरल्स में गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये कहलाते हैं बेटा नॉन लिविंग थिंग। सो ऑन द ओरिजिन, ऑन द बेसिक ऑफ द ओरिजिन, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट जो है इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मीनिंग समझो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज मींस विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना। ये रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल, रीप्लेनिश, इन्हें जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है ना। बेटा देखो सन से क्या है, सन से हम सोलर एनर्जी जो है क्रिएट करते हैं। आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल यानी कि बेटा इसमें आ जाएगा आपका जो कि कोल, है ना। कोल जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, यानी बेटा कोल फिनिश हो गया, पेट्रोलियम फिनिश हो गया, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। यानी बेटा ये इन्हें एंड होने के बाद, फिनिश होने के बाद ये रिसोर्सेज बचे नहीं रहते। समझ में आया? तो एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज बेटा ऑन द बेसिक ऑफ द ओरिजिन। पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूं, है ना। ये जो बेटा डर्टी जो है ये अच्छा नहीं लगता है। तो यहां पर समझो कि क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन में आएगा बेटा बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे आपके, नॉन लिविंग। बायोटिक में आएगा बेटा फॉरेस्ट, एनिमल, ह्यूमन, फिश, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट में आएगा आपका बेटा वाटर, सॉइल, मिनरल्स, जो कि क्या है ये अबायोटिक कंपोनेंट, इट मींस यहां पर लाइफ नहीं होती। फिर आता है एग्जॉस्टिबिलिटी क्लासिफिकेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज बेटा जो कि रिन्यूएबल किए जा सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ओके। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन विच कैन बी, है ना, अगर वो एंड हुए तो वो दोबारा से रिन्यूएबल नहीं होंगे। समझ में आया? तो चलिए यहां तक आई होप चैप्टर क्लियर है। अब हम चैप्टर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है बेटा ओनरशिप एंड डेवलपमेंट स्टेटस। समझो ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, सबसे पहले ये समझो कि ये रिसोर्सेज बेटा अर्थ पर फ्री ऑफ गिफ्ट के तौर पर अवेलेबल है। क्या ये रिसोर्सेज यानी सॉइल, वाटर, मिनरल्स, है ना, ये रिसोर्सेज जो है अर्थ में एज अ फ्री जो है गिफ्ट है, ठीक है। फिर यहां पर आता है बेटा कुछ इंडिविजुअल, है ना, ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। रिसोर्सेज कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में है, रिसोर्सेज कुछ कम्युनिटी के हाथ में है, रिसोर्सेज कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है उनके हाथ में है। जैसे और उनका डेवलपमेंट सपोज जब करेंगे तो इनका डेवलपमेंट बेटा कैसा होना चाहिए? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, समझाती हूँ बबुआ, समझाती हूँ, थम बाबू थम। आगे हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं, है ना, जैसे कि किसी की जो माइंस होती है वो किसी के अंडर में होती है, किसी कम्युनिटी जो कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ कम्युनिटी होती है उनके माइंड पे, उनके हाथ में होती है। जैसे हमारे यहाँ पर बेटा को गोल्ड माइन है तो नेशनल इंडिया के अंदर है ना वो गोल्ड माइन, वो गोल्ड माइन जो है किसके अंदर पर है? इंडिया के अंदर पर है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो ऑयल है, ऑयल के क्या है बेटा? ऑयल के
जो भी हम खदान बोलते हैं, तो ये ऑयल ईरान जो है, ईरान इंटरनेशनल लेवल पे वो ऑयल स्टोरेज जो है ईरान के पास सबसे ज्यादा है। और आगे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, और आगे आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो बने रहना वीडियो में अंत तक, ये चैप्टर बेटा आपके लिए हलवा हो जाएगा और 101% पेपर आपका एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। चलिए, तो बेटा अब रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट ऐसा करना है कि प्रेजेंट्स की जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बने रहें, प्लस फ्यूचर की जनरेशन, यानी बेटा आने वाले 50 सालों में जो जनरेशंस आने वाली है उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचा कर रखना है। तो यहां पर समझो कि रिसोर्सेज जो है नेचर में, अर्थ में, इन्वायरमेंट में एज अ फ्री ऑफ गिफ्ट है। Resources are free gift of nature. As a result, people use them indiscrimination. यहाँ पर एक वर्ड आया है कि indiscrimination, it means क्या होता है? So indiscrimination का means बेटा ओवर यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर लेना, यानी इनडिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो मेजर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? मेजर प्रॉब्लम्स ये आई है बेटा कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, फॉरेस्ट काट दिए जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं बेटा? मैम ये तो बता दो बेटा, हाईवे बनाना है, रोड बनाना है, मल्टी प्रोजेक्ट आए हैं, है ना, कि यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स बनाने हैं, मॉल बनाना है। इस वजह से क्या है, इन पेड्स को जो है क्या, ट्रीज को काट दिया जाता है। अब यहाँ पर ये होता है कि जब इनका कटिंग हो गया तो अर्थ पे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई। समझो, द सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड। बेटा ये रिसोर्सेज जो है कुछ फ्यू हैंड्स में आ गए हैं, एंड इस फ्यू हैंड्स में आने की वजह से ये रिसोर्सेज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। समझो यहाँ पर कि फ्यू हैंड यानी ये रिसोर्सेज बेटा क्या है, कुछ लोगों के हाथ में आ गए, जिसकी वजह से ये जो सोसाइटी है दैट इज स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, रिच एंड पुअर, है ना। क्या आ गए हैं ये, रिच एंड पुअर जो है लोगों में ये सोसाइटी क्या है, डिवाइड हो गई है, जिस वजह से कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, कुछ ग्रीडी लोगों ने अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए इनका ओवर टू यूटिलाइजेशन, इतना कंजम्पशन कर लिया है, जिसके वजह से it has resulted worldwide environmental issues such as the global warming, ozone depletion and population and land degradation। जो यहाँ पर 4 वर्ड है, इनका मतलब बताती हूँ बेटा। इतना ज्यादा रिसोर्सेज का ओवर टू यूटिलाइजेशन करने की वजह से वर्ल्ड लेवल पर, क्या मैं बात कर रही हूँ, पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ इश्यूज आने लगे हैं। कौन से इश्यूज आने लगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज आने लगे हैं। कौन से इश्यूज आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं आने लगे हैं। समझो कि ओवर यूटिलाइजेशन, है ना, क्यों बेटा, रिसोर्सेज यहां पर कुछ फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में आने की वजह से सोसाइटी जो है डिवाइड हो गई है, रिच में और पुअर में। कुछ ग्रिडी लोग्स ने, है ना, कुछ few greedy of people over utilization of the resources का इतना ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर इन्वायरमेंटल इश्यूज आने लगे हैं। वो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, पहला तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ गई, यानी कि अर्थ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेकेंड है ओजोन का डिप्लीशन, बेटा वही ओजोन जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। थर्ड यानी पॉपुलेशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है, गाड़ियों से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड धुआं जो स्मोक रिलीज होता है, और लैंड डिग्रेडेशन यानी बेटा पेड़ इतने ज्यादा काटे जा रहे हैं। यहां तक समझ में आया सबको, आगे बढ़े? ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो जब वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे थे तो वहां पर अब सोचा जाता है कि इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तो करना है। क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, और नोट्स की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ये नोट्स बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डला हुआ है, तो आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। सिर्फ कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब समझो, जब वर्ल्ड वाइड लेवल पे बेटा, वर्ल्ड लेवल पे, क्या मैं यहां वर्ड यूज कर रही हूं, जब वर्ल्ड लेवल पे ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज आए थे, क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज आए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ यहां पर कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, क्या हो गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहां पर एक समिट होता है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 पे, ठीक है। यानी बेटा रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि आज की जो जनरेशन है, यानी मैं तुम हम सब की जरूरतें पूरी हो, प्लस प्रेजेंट की जनरेशंस जो हैं उनकी नीड्स फुलफिल हो, प्लस जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है, यानी आज से 50 साल बाद जो बच्चे आएंगे, जो लोग इस धरती पर आएंगे, उनके लिए रिसोर्सेस बचे रहे, उनके लिए मिनरल्स अवेलेबल रहे, उनके लिए बेटा सॉइल अवेलेबल रहे, उनके लिए वाटर अवेलेबल रहे। समझ में आया? अगर आप और हम बेटा इन रिसोर्सेस को फिनिश कर देंगे तो उनके लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी प्रेजेंट की जनरेशन, यानी कि हमारे लिए रिसोर्सेज क्या है, नीड्स फुलफिल हो और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थ्योरी पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड। बेटा वही जो मैंने बताया कि फ्यूचर जनरेशंस के साथ प्रेजेंट, है ना, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के हम जो है देयर नीड्स, ओन नीड्स, है ना, हमारी नीड्स जो है फुलफिल होती रहे। इसके लिए 1992 में, ठीक है, चैप्टर को बेटा अच्छे से समझना, और जिस किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही, समझ में नहीं आ रहा, तो वो बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है, संकल्प एकेडमी जबलपुर, है ना, जो कि जबलपुर में सेंटर ओपन हो गया है, तो आप वहां आकर बेटा ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस। चलिए, तो 1992 में ब्राजील, जो कि कहाँ है, अमेरिका में है, कहाँ है ये भी बता रही हूं, ये ब्राजील रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट होता है, अमेरिका का ब्राजील। कहाँ बेटा, ये अमेरिका के ब्राजील में ये अर्थ जो है ये समिट होता है, ठीक है। वहां पर जो है एजेंडा 21 ले लिया जाता है। क्या एजेंडा 21 है ना, 21 एजेंडा, क्या बेटा ये एजेंडा 21 जो है अडॉप्ट किया जाता है कि टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ एम्स बनाए गए थे, वो एम्स जो हैं क्या हैं, है ना। तो पहले ये जो जितना डर्टी है, आई वांट टू क्लियर दिस। चलिए, तो यहां पर ये था जो एम्ड, ये देखिए, है ना, ये बेटा यहां पर एजेंडा 21, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे की पूरे वर्ल्ड ने के लेवल, पूरी कंट्रीज यहां आई और यहां पर एनवायरनमेंट को लेकर एजेंडा 21 एक्सेप्ट किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है किया जाएगा। इसके लिए कुछ प्रोमिसेस किए गए, कुछ एम्स डिसाइड किए गए, यानी कि कॉम्बैट डिसीजेस, एवरी लोकल गवर्नमेंट टू सेट अप लोकल एजेंडा 21। बेटा हर लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यानी हर लोकल गवर्नमेंट इस एजेंडा 21 को एक्सेप्ट करेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा, कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, है ना, कुछ ये एम्स यहां पर डिसाइड किए गए थे। चलिए, रिसोर्सेस प्लानिंग, बेटा रिसोर्सेस, अब हम यहां पर क्या है, रिसोर्सेस प्लानिंग, व्हाई डू नीड रिसोर्सेस प्लानिंग।
है ना, रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाई डू नीड रिसोर्सेज प्लानिंग, बेटा रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत क्यों है, रिसोर्सेज प्लानिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन, क्या बेटा यहां पर इन रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत इसलिए पड़ी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी बेटा हम इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, एक स्ट्रक्चर्स बनाएं। चलिए क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन, सो प्लानिंग इज नीड टू यूज देम प्रॉपरली। समझो इन रिसोर्सेज बेटा, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो यानी रिसोर्सेज कुछ प्लेस पे ज्यादा है तो कहीं पर रिसोर्सेज कम है, यानी इन रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर इंडिया में। आगे मैंने मैप लगाया हुआ है ना, मैंने मैप लगाया हुआ है। सबसे पहले है ना ये बेटा, ये यहां पर मैं इस मैप के थ्रू आपको सब कुछ समझाऊंगी, है ना, तो पहले आप सुन लो, समझ लो, उसके बाद हम यहां पर आएंगे और ये चीज बताई जाएगी आपको कि रिसोर्सेज बेटा, ये रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कहीं प्लेस पर, कुछ प्लेसेस पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो कुछ प्लेसेस पर रिसोर्सेज कम है। समझो आओ दिखाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां पर क्या है, रिच इन रिसोर्सेज अवेलेबल, यहां पर रिसोर्सेज बेटा ज्यादा हैं। समझो कैसे, ऐसे कि कहां है, सबसे पहले इसकी लोकेशन को देखेंगे, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। चलिए आ जाइए बेटा, ये है आपका मध्य प्रदेश, यहां पर लगा है झारखंड, ठीक है, और ये है छत्तीसगढ़, यानी इन रीजन्स पे क्या है बेटा, मिनरल्स, कॉपर, कोल, इन रीजन्स पे बहुत ज्यादा क्या है, कोल है, कॉपर है प्लस मिनरल्स। इस पूरे रीजन पे आपको कोल है ना, क्या बेटा, कोल, और इस पूरे रीजन पे आपको कॉपर, कोल, मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। लैक इन रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर बेटा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है, यहां पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। अब आते हैं बेटा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या रिसोर्सेज क्या क्या है बेटा, है ना, रिच, अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। चलिए आते हैं बेटा, यहां पर मैं दिखाऊंगी, ये है बेटा, ये पार्ट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। इस अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वाटर, क्या है बेटा, वाटर बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ये बेटा आपने 9th में पढ़ा है, यहाँ है हिमालय, और एक बात बता दूं बेटा, जो ग्लेशियर होते हैं वहां से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वहां से आता है वाटर, रिवर। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश में क्या है, रिवर मतलब वाटर जो है उसका अबंडेंस बहुत ज्यादा है, अबंडेंस यानी अमाउंट ज्यादा होना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, ठीक है। राजस्थान, अब देखो राजस्थान जो कि क्या है, डिजर्ट है, तो इस डिजर्ट में बेटा कहाँ है राजस्थान, ये है, इस डिजर्ट में आपको बेटा मिलेगा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। इस राजस्थान में क्या है बेटा, सोलर प्लस विंड एनर्जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिजर्ट है और यहां पर वाटर रिसोर्सेज क्या है, लैक, यानी इन वाटर, लैकिंग, लैकिंग यानी बेटा कमी, लैकिंग यानी कमी, ठीक है। तो राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज की क्या है, लैक है, यानी कम है, और अमाउंट किसका ज्यादा है, रिच किस में है, तो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी राजस्थान में बहुत ज्यादा है। अब आते हैं बेटा लद्दाख, कोल्ड डिजर्ट, रिच कल्चरल हेरिटेज, है ना, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज यानी बेटा टूरिज्म, क्या, टूरिज्म प्लेस है ना, टूरिस्ट जहां जाते हैं, विजिट करते हैं, एंड तो वहां पर क्या है, ये रिच है, एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, है ना, वहां पर बेटा कि कुछ मिनरल्स जो है, लैक ऑफ मिनरल्स है ना, वहां पे मिनरल्स नहीं है, वहां पर वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज दिस कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट द need for balanced resources planning in India so that all region can develop equally। so बेटा हमने यहां पर देखा कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का क्या है,
रिसोर्सेज जो हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा यहाँ पे ओवरऑल इस मैप में देखा बेटा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कहीं रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं रिसोर्सेज कम है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है इन रिसोर्सेज को बैलेंस, है ना। वी नीड टू बैलेंस दीज रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है, इन इंडिया, सो ऑल रीजन कैन डेवलप इक्वली, जिससे कि बेटा हम सारे जो रीजन्स हैं, ऑल रीजन्स यानी बेटा इंडिया के जितने भी रीजन्स हैं वो क्या हो, डेवलप हो सके। चलो, तो यहां पर इसका सेकेंड पॉइंट आता है कि हम इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे विदाउट प्लानिंग। बेटा विथ प्लानिंग, याद रखना, घर में जब भी कोई इवेंट होता है ना तो विथ प्लानिंग होता है। विथ प्लानिंग एवरी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल, बिना प्लानिंग के हम फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, विदाउट प्लानिंग रिसोर्सेज में बी मिसयूज्ड और वेस्ट, यानी बेटा अगर हम इन रिसोर्सेज को विदाउट प्लानिंग यूज करेंगे तो ये रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे और मिसयूज्ड हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी हमें क्या करना है बेटा, एज, है ना, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका वर्ड ही यही है। पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी बेटा ये वर्ड बहुत अच्छे से समझो, फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ये रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशंस की नीड्स फुलफिल करें, प्लस फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इकोनॉमी डेवलपमेंट, प्रॉपर रिसोर्सेज प्लानिंग हेल्प इन द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी बेटा अगर हम रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करने से क्या होगा, रिसोर्सेज बेटा मिसयूज नहीं होंगे, वेस्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से इवन क्या है, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी प्रॉपर प्लानिंग करने से कंट्री का फास्टर डेवलपमेंट होता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी बैलेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द डैमेज, है ना। यानी हमें इन रिसोर्सेज को कैसे, बैलेंस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी बेटा इनका बैलेंस, है ना, यानी जितना भी हमने देखा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था तो उसे हमने क्या किया, बैलेंस किया। बैलेंस करने से क्या होता है कि प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द डैमेज, यानी कि एनवायरमेंट जो है डैमेज होने से बना रहेगा, ठीक है, डैमेज होने से यानी उसका प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, कि व्हाई डू नीड रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत क्यों है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये डायग्राम है बेटा आपकी एनसीईआरटी है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। वो वर्ड जो आपको याद नहीं होते, समझ नहीं होते, हर एक चीज बेटा आपको इस चैनल में बहुत ही इजी अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो अभी हमने रिसोर्सेज प्लानिंग चैलेंजेस इन इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस है इसको हम समझते हैं। मैंने आपको पहले ऑलरेडी मैप में समझा दिया है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पर जो रिच इन मिनरल्स है, कॉपर है, मिनरल्स है एंड क्या है, कोल है, यानी बेटा मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो रीजन है यहाँ पर ये मिनरल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। यहाँ पर लैक ऑफ क्या है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी समझो फैक्ट्रीज नहीं है वहां पर, क्या वहां पर इन कोल जो मिनरल्स अवेलेबल है इनके लिए कुछ भी क्या है, इन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है उसकी क्या है, कमी है। अब आते हैं बेटा अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, है ना। मैंने आपको मैप में समझाया कि अरुणाचल प्रदेश बेटा यहाँ पर क्या लगा है, ऊपर अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा है कि हिमालय लगा है, हिमालय जो कि क्या है बेटा, ग्लेशियर है, और ग्लेशियर बेटा क्या मेल्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, मेल्ट होते हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होगा बेटा तो वहां उस रीजन में क्या है, रिवर का फ्लो बहुत होता है, जिस वजह से अरुणाचल प्रदेश में बारिश भी अच्छी खासी होती है ना,
रेनफॉल बहुत होता है, तो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो वहां पर वाटर रिसोर्सेज जो हैं कैसा है, बहुत रिच है। और यहाँ पर भी बेटा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान जहां पर बेटा डिजर्ट है ना, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज तो है अवेलेबल नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या है, सोलर और विंड एनर्जी जो है आपको देखने को मिलेगी, यानी स्केयर वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान था है ना डिजर्ट एरिया में, क्या है आपको वाटर रिसोर्सेज क्या है, इसका कमी है, लैकिंग है यहाँ पर। फिर लद्दाख कोल्ड डिजर्ट है ना, तो लद्दाख कोल्ड डिजर्ट बेटा ये क्या है, कल्चरल हेरिटेज है। क्या है, कल्चरल हेरिटेज है, यानी ये दिस इज द टूरिस्ट प्लेस है ना, टूरिज्म है, तो यहाँ पर टूरिस्ट जो है क्या है, ज्यादा विजिट करते हैं, इस वजह से यहाँ पर। और लैकिंग किसकी है, तो वाटर एंड मिनरल्स जो है, यहाँ पर आपको लैक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स देखने को मिलता है। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो रिसोर्सेज है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द इंडिया, सो वी नीड टू बैलेंस दीज रिसोर्सेज, सो नीड फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग है ना, हमें बेटा यहाँ पर रिसोर्सेज प्लानिंग जो है करने की जरूरत है। सो ये जो स्लाइड से ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन यू, मैंने ये आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी हम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये आपके एग्जाम पर्पस से बहुत है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहे तो स्टार मार्क कर लो कि ये आपके एग्जाम में आएंगे कुछ पॉइंट। चलिए तो इसे पढ़ लो बेटा और समझ लो। इंडिया हैज इनोमरस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, यानी हमने क्या देखा कि इंडिया में इनोमरस डाइवर्सिटी, बेटा इंडिया में डाइवर्सिटी का मतलब समझो है ना, डाइवर्सिटी यानी इंडिया में जो है बहुत ज्यादा है, यानी कि फ्लोरा फोना आपने पढ़ा है, फ्लोरा मीन्स प्लांट, फोना मीन्स एनिमल, यानी बेटा प्लांट्स। और डाइवर्सिटी का मीनिंग समझो बेटा, यानी इंडिया में फ्लोरा और फोना यानी प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज मिलती है, यानी प्लांट्स के आपने पढ़ा है 46,000 की स्पीशीज हैं, एनिमल में आपने पढ़ा है अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 27,000 की स्पीशीज यहाँ पर मिलती है। तो यानी इंडिया में जो डाइवर्सिटी है ना, वो कैसी है, रिच है। डाइवर्सिटी यानी इंडिया डाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही रिच है। रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया, हाँ ये पॉइंट हम समझ चुके हैं, ठीक है। सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज बट लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमने देखा बेटा जैसे कि था राजस्थान में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, वाटर रिसोर्सेज क्या है वहां पे, लैकिंग है। हमने देखा मध्य प्रदेश में कॉपर है, कोल है, ठीक है, ये रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो वहीं पर वहां पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। फिर आता है रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बेटा रिसोर्सेज प्लानिंग है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट हेल्प इन प्रॉपर एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यदि रिसोर्सेज प्रॉपर प्लानिंग होगी तो जिसकी वजह से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, इट इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा अगर रिसोर्सेज प्लानिंग होगी, उसका इफिशिएंट प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, तो जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, यानी प्रेजेंट की जनरेशंस के लिए भी क्या है, उनकी नीड्स फुलफिल हो, प्लस फ्यूचरिस्टिक जनरेशंस की भी नीड्स जो है फुलफिल हो। यानी बेटा प्रेजेंट जनरेशन आप, हम और हम सब, हमारे लिए ये रिसोर्सेज अर्थ पर अवेलेबल हैं, हम इनको यूज करें, यानी सॉइल, वाटर, मिनरल्स है ना, फॉरेस्ट्री, सब कुछ, प्लस आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी ये रिसोर्सेज बने रहें, ठीक है। रिसोर्सेज प्लानिंग इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। बेटा ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बनाकर रखता है ना, ठीक है। देन रिसोर्सेज प्लानिंग वाइटल आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी बेटा हमें इनका कंजर्वेशन, आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द वाइटल फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए जो इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट के लिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज टू मच इंपॉर्टेंट। तो
यहां तक सबको समझ में आया? बढ़े आगे, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा। आई विल क्लियर योर डाउट। अभी हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि यानी बेटा तो अब हम बेटा यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिसोर्सेज जो है इनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। समझ गए ना बेटा? सबसे पहले रिसोर्सेज में आप समझ लो सॉइल। मैम सॉइल क्यों जरूरी है बेटा? सॉइल से आता है आपका जो पूरा क्रॉप्स है, फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम द सॉइल, इसलिए सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा मिनरल्स, ठीक है, क्या आता है? मिनरल्स आता है। फिर आता है आपका वाटर, ठीक है। सो ये जो है रिसोर्सेज है। चलिए रिसोर्सेज बेटा क्यों है ना, इनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है बेटा? ये लिमिटेड अमाउंट में अर्थ में अवेलेबल हैं, समझ रहे हो? जब कोई चीज आपके पास लिमिटेड अमाउंट में है, अवेलेबल है, तो हमें उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसे यूज करना है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्या बेटा? रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो कि देख रहे हो कैसे फिनिश हो रहे हैं, एंड मे गेट एग्जॉस्टेड इफ वी केयरलेस। यदि इन रिसोर्सेज को हम केयरलेस तरीके से यूज करेंगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएंगे। देन सेकेंड आता है इंश्योर रिसोर्सेज फॉर, यानी इसका मतलब कि जो रिसोर्सेज है प्रेजेंट जनरेशंस के साथ साथ फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल रहें। देन थर्ड आता है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बेटा बैलेंस है ना, ये जो रिसोर्सेज है इनका जो अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर आपको रीजन्स में देखने को मिला, इसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, विथ प्लानिंग के साथ करना है, जिससे कि हम इन रिसोर्सेज को एनवायरनमेंट से क्या है प्रोटेक्ट कर सके। एंड फोर्थ रिड्यूस वेस्ट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी जितना ज्यादा हो सके इसका जो रिड्यूस वेस्ट जो है उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अल्टीमेटली है ना हम इनका कंजर्वेशन कैसे करेंगे? तो यानी बेटा जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट द नीड फॉर बैलेंस रिसोर्सेज, है ना, यानी हमने देखा कि जो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी रीजन में हमने देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, हमने क्या देखा कि ऑल ओवर इसका अनडिस्ट्रीब्यूशन इन रिसोर्सेज का है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमें नीड फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, है ना, वी नीड टू बैलेंस दिस रिसोर्सेज प्लानिंग ओवरऑल इन इंडिया एंड सो दैट ऑल रीजन्स कैन बी डेवलप्ड इक्वली। बेटा इसकी प्लानिंग इस तरीके से करना जिससे कि ये क्या है, जिससे कि ये जो है ऑल रीजन्स है ना, ऑल रीजन्स में क्या है एक जो है इक्वली डेवलप हो सके। आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में करो, है ना, उसके रिप्लाई आपको मिलेंगे, आपके डाउट्स जो हैं क्लियर होंगे यहाँ पर। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज देखो, जैसे ये क्या है, गोल्ड माइन है, ठीक है, क्या है, गोल्ड माइन है, तो ये क्या है, मिनरल्स है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं कॉपर, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, दीज आर द मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं इनका क्या किया जाता है, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना, इन्हें एक्सेसिबल बनाया जाता है, इजी टू एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन मिनरल्स का। तो अब हम यहाँ पर रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज का क्या करेंगे, हम इन्हें कंजर्वेशन करना है। इसके लिए बेटा 3 पिलर्स है ना, देयर आर द 3 पिलर्स कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। 3 स्टेजेस जो हैं, फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, विदाउट प्लानिंग इंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू फेल। What? Without planning structure we are going to fail. So planning structure is too much important. And third is a matching resources development plan with overall national and development plans. ठीक है, यानी overall जो भी इसका डेवलपमेंट हो रहे हैं ये नेशनल लेवल पे इसका करना।
फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो मेन 2 पॉइंट्स हैं, है ना, ये आपको एग्जाम्स में जरूर लिख कर आना है, जरूर से जरूर आप लिख कर आएंगे। यहां से बेटा आपका क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कंजर्वेशन, आता भी है जनरली, है ना, क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आ जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बताइए। तो बेटा ओवर टू यूटिलाइजेशन, है ना, यदि हम इसका ओवर टू यूटिलाइजेशन यदि हम क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, रिड्यूस द ओवर टू यूटिलाइजेशन, तो उसका कंजर्वेशन इट मे बी पॉसिबल, क्या है, उसका कंजर्वेशन जो है बन जाएगा। ठीक है, यानी इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, है ना। यदि ओवर टू यूटिलाइजेशन इन रिसोर्सेज का किया जाएगा तो बेटा हमें सोशल लेवल पे भी एंड इकोनॉमिक लेवल पे वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स। दुकान से कुछ ले रहा। To overcome these problems, resources conservation at various level is important, है ना। Suppose if we overutilize of these resources, so we face social problem, we face economic problems. To overcome this problem, the solution is here, conservation of these resources. We have to conserve these resources, है ना। तो हमको क्या करना है, इस problems को वेरीफाई, टू ओवरकम, रिड्यूस, है ना, ये प्रॉब्लम्स, टू रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स, अल्टीमेटली सोल्यूशन इज हियर कि कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। हमें बेटा ये जो रिसोर्सेज है इनका वेरियस लेवल पे इनका क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप यू, है ना, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। ऐसे बच्चे जिन्हें और समझ में नहीं आता या ठीक है, तो बने रहना बेटा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ, हर पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। एनर्जी लेवल कैसा है, अपनी एनर्जी को बनाए रखना, समझ में आ रहा है ना। और एक बात याद रखना बेटा, मम्मी ने जो बीच बीच में ये क्या करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये खोल लेते हो ना, दिस इज द रॉन्ग, है ना। अपनी स्क्रीन टाइमिंग, यानी आपको 1 से 2 घंटे पढ़ना है, अपनी सीटिंग आवर्स को बनाओ, अपने मेंटल जो आपका ये है ना फोकस पावर, you have to make your focus power strong। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका फोकस बिगड़ जाता है ना, इसे बनाकर रहो। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या बेटा, लैंड रिसोर्सेज इट इज आर टू मच इंपॉर्टेंट, है ना। लैंड रिसोर्सेज जो है इट सप्लाई नेचुरल वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पर दिख रहा है आपको लैंड रिसोर्सेज। बेटा लैंड एज अ रिसोर्स है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इस लैंड से बेटा नेचुरल वेजिटेशन यानी फ्लावर्स, प्लांट्स, उसमें ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, इन सब का क्या नेचुरल वेजिटेशन किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है एंड वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ, है ना बेटा। सो नेचुरल वाइल्ड लाइफ यानी आप जानते हो जू, है ना, जू जो होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, है ना, नेशनल पार्क एंड जू, वहां पर क्या होती है, वहां पर एनिमल्स जो है वहां पर होते हैं। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग अभी हम पढ़ेंगे और भी आपके पॉइंट्स बेटा क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो प्लेन कितना ऑक्यूपाइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। लिमिटेशन देखो, लैंड इज एसेट्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। बेटा लैंड की लिमिटेशन है, इस लैंड में ही सब कुछ वेरीफाई करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड क्या है यहाँ पर, प्लेन्स कितना है 30%, माउंटेन विच इज अ 40% एंड प्लेट्यू दिस इज अ 40%। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम इसके इंडिया की लोकेशन में देखें तो दिखाती हूं, है ना। यहां पर देखो क्या था, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि माउंटेन 40%, प्लेट्यू 40%। तो देखो बेटा ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है ना, मैं इसे ग्रीन मार्क कर रही हूं, ये जो एरिया है दिस इज द माउंटेन एंड दिस इज आ 40%। कितना है बेटा, ये 40% है। अभी ये एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया कहलाता है प्लेट्यू, दिस इज द प्लेट्यू। ठीक है, और ये कितना है 40%। ठीक है, और फिर प्लेन्स जो ये जो बीच का पार्ट ये प्लेन्स कहलाता है, ये क्या है प्लेन्स। तो ये प्लेन्स कितना है, ये है 30%। कितना है
30%। ऐसे डायग्राम बना लिया करो, है ना, अपने कॉपी में डायग्राम जो है बना लिया करो। तो समझ में आया कि माउंटेन बेटा मतलब समझो, एक बार फिर से समझा देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास मतलब ऑल ओवर हमारे इंडिया में लैंड का जो मास है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन सा रीजन, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू। तो पहला बेटा आता है, पहले हम चलते हैं ऊपर से, माउंटेन से, ठीक है। माउंटेन आता है यहाँ पर, ये और कितना 40% स्पेस बेटा ऑक्यूपाई करता है। फिर आता है पेनिनसुलर, प्लेट्यू, है ना, प्लेट्यू है ना, क्या है, प्लेट्यू है। प्लेट्यू जो है ना, ये प्लेट्यू ये कितना स्पेस का ऑक्यूपाई कर रहा है, 40%। और ये जो प्लेन्स है बेटा बीच का, है ना, ये करता है 30% ऑक्यूपाई करता है। यहां तक कहानी आप सबकी क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। So I need to clear this space बिकॉज मुझे आपको कुछ और भी बताना है ना। हम बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर्स को कवर करेंगे जिससे कि बेटा बोर्ड्स में फोड़ के आओ, सबसे अच्छे मार्क्स आपके आए। समझ में आ रहा है। चलिए, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। भाई अब हम देखेंगे कि इंडिया में लैंड जो है लैंड कितना रिसोर्सेज है। चलिए, तो इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। क्या क्या है इंडिया में? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, आइलैंड, है ना। इंडिया के लैंड में बेटा क्या, इंडिया के लैंड में फिजिकल फीचर्स कितना है, यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्या बताया मैंने आपको बताया ये रीजन क्या है, ये है प्लेन्स, दिस इज द प्लेन, प्लेट्यू, दिस इज द प्लेट्यू, प्लेन्स, है ना। माउंटेन और प्लेट्यू के बीच का जो रीजन है ये है आपका प्लेन। फिर आता है आइलैंड। यहां पर बेटा क्या है, अंडमान निकोबार, यहां है ना, यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। क्या है यहां पर? अंडमान निकोबार आइलैंड। और यहां पर है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। समझ में आया? तो यहां तक आप सबकी कहानी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। कितना बोल रहा है बेटा? 43%। लैंड जो प्लेन्स है वो कितना है? प्लेन्स बोल रहा है 43%, ठीक है। फिर प्लेन प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। चलिए अभी बेटा प्लेन्स, ये प्लेन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है समझो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बेटा आपको देखने एग्रीकल्चर। क्या है यहाँ पर बेटा? इस एरिया में क्या होता है? इस एरिया में होता है एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज। क्या? इंडस्ट्रीज। बोलो कि मैम कैसे? अरे बेटा अभी मैंने पढ़ाया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था कोल, कॉपर, है ना। और आप पढ़ोगे, आप अभी आगे चैप्टर में पढ़ोगे यहाँ पर कि स्टील प्लांट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज मिलती है। समझ में आ रहा है? चलिए, माउंटेन कवर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। माउंटेन बेटा, माउंटेन, ये माउंटेन कितना? 30%। कितना कवर कर रहा है? 30%। ये माउंटेन, दिस इज कवर 30% एरिया, ठीक है। कितना कवर कर रहा है ये माउंटेन? 30%। माउंटेन इंश्योर फ्लो ऑफ द रिवर। याद रखो, माउंटेन बेटा क्या करता है? माउंटेन रिवर का फ्लो है। क्यों कैसे बताना मुझे। बताती हूँ। इस एरिया में है बेटा माउंटेन। क्या है? हिमालय। आप पढ़ रहे हो ना, आपने पढ़ा है ना, हिमालय है। क्या है? हिमालय क्या है? हिमालय है ग्लेशियर। हिमालय क्या है? ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो वहां से फ्लो होगा रिवर। किसका फ्लो होगा? रिवर का फ्लो होगा। यानी इस पूरे रीजन में किसका फ्लो है? फ्लो ऑफ मेनी रिवर्स। बहुत सारी रिवर का फ्लो है। आपने पढ़ा है, यहाँ पर गंगा है, जमुना है, चंबल है, कोसी है, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। चलिए अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर फ्लो ऑफ, ओके डन। माउंटेन ऑल्सो प्रोवाइड टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स एंड, ठीक है, यस ऑफ कोर्स बेटा। माउंटेन, हिमालय, जम्मू कश्मीर कौन नहीं जाता?
है कश्मीर, कश्मीर हनीमून मनाने लोग जाते सबसे पहले, है ना। हनीमून कहाँ मनाएंगे? कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू मनाली जाएंगे। तो जो जम्मू कश्मीर एरिया है जहाँ हिमालय है वो क्या है? टूरिज्म स्पॉट है। क्या है? टूरिज्म, यानी हर साल वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं विजिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी आप देखोगे बेटा वहां पर ऐसी कुछ स्पीशीज, प्लांट और एनिमल की कुछ स्पीशीज वहां पर मिलती है, जैसे पोलर बियर हो गया, पेंगुइन हो गए, है ना। ये कहाँ है? ये कोल्ड रीजन में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो वहाँ के जो ट्री प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कोनिकल शेप में होते हैं। हमेशा देखना वीडियोस में, कभी भी जब देखते हो जम्मू कश्मीर का वीडियो, तो वहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं? ऐसे कोनिकल शेप में दिखते हैं, है ना। वही इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। मैं आपको इकोलॉजिकल बेनिफिट, मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। फिर अबाउट 27% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेट्यू रीजन। ये बोल रहा है कि ये जो है बेटा कितना है? 27% जो है ना। अकॉर्डिंग टू योर बुक मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी, है ना। दिस इज द एनसीईआरटी। 27% प्लेट्यू कितना कवर कर रहा है? 27% जो है कवर करता है। देन प्लेट्यू रीजन हैव रिच रिजर्व मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। आपको पता है ये जो प्लेट्यू ना, इस प्लेट्यू में बेटा क्या है? बहुत सारे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल है। क्या है यहाँ पर? फॉसिल, अभी मैं थोड़ा सा है ना क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, है ना। इस प्लेट्यू में बहुत सारे क्या है बेटा? बहुत सारे मिनरल्स हैं। क्या है यहाँ पर? बहुत सारे मिनरल्स हैं, प्लस फॉसिल फ्यूल मिल जाएंगे। क्या? फॉसिल फ्यूल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एंड फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट है। सो आई होप ये आपको मैंने इजीली डायग्राम्स के थ्रू समझा दिया। ऊपर हिमालय है, यहाँ पर प्लेन्स है, यहाँ पर प्लेट्यू है बेटा, यहाँ पर ग्लेशियर है, तो रिवर बहुत ज्यादा है, रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इस पार्ट में एग्रीकल्चर है, यहाँ पर क्या है? आपके मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। दिस इज क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये क्वेश्चन लैंड यूटिलाइजेशन। अभी हम यूटिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन करेंगे भाई, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल का इंस्टाग्राम, है ना, इंस्टाग्राम मोबाइल का यूज करके क्या करते हो? इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, शॉर्ट्स देखते हो, ऐसे ही हम यहाँ पर लैंड का यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज यूटिलाइज फॉर फॉलोइंग पर्पस। चलिए अभी हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है, पहले इसको कवर करते हैं बेटा। फॉरेस्ट है ना, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, पढ़ लो इसको, आगे मैंने डिटेल में अच्छे से समझाया है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, क्योंकि सारा सब कुछ एक स्लाइड में कवर नहीं होता है, इसलिए बेटा यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स जो है यहाँ पर आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये पूरा डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ आप पॉइंट्स देख लो। फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट एरिया यानी बेटा जो फॉरेस्ट जंगल है ना, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी लैंड जहां पर कल्टीवेशन नहीं किया जाता है ना, यानी एग्रीकल्चर जो है वहां पर नहीं किया जाता, ठीक है। स्पेलिंग जो भी है थोड़ा देख लेना। परमानेंट पास्चर्स एंड अदर्स ग्रेजिंग, है ना, यानी ग्रेजिंग समझो, वर्ड से समझेंगे। ग्रेजिंग बेटा एनिमल, एनिमल क्या करते हैं? ग्रेजिंग करते हैं। एनिमल क्या करते हैं? ग्रेजिंग करते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस यूजेस, ठीक है, कल्टीवेबल वेस्टलैंड, फैलो लैंड, नेट सोन एरिया, है ना। मैं आगे सब कुछ सारे पॉइंट्स आपके एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे आगे। नेट सोन एरिया समझो, नेट सोन एरिया मतलब बेटा सपोज ये एक फार्मर है, ये कौन है बेटा? एक फार्मर है, और ये फार्मर इस फील्ड में, ये क्या है बेटा? इसकी फील्ड है। फील्ड यानी खेत, इस फार्मर का खेत है, तो वो इस खेत में ओवरऑल कितना एग्रीकल्चर उसने कल्टीवेशंस किया है, वो कहलाता है नेट सोन एरिया, यानी टोटल कल्टीवेशन। क्या? नेट सोन एरिया यानी कि टोटल कल्टीवेशन, उसने कितना कल्टीवेशंस जो है किया है, वो कहलाता है, ठीक है। और
ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी एरिया सोन मोर देन 1 इन अ एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज अ ग्रॉस क्रॉप। ठीक है, आगे आगे हम समझाते हैं, समझो। चलिए अभी कुछ पॉइंट समझ लो। बैरन एंड वेस्ट लैंड, इस थोड़ा थोड़ा समझ लो पिक्चर के थ्रू कि आगे आपको कॉन्सेप्ट जो है, ये स्लाइड की कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाए। देखो हम आपके लिए ऐसे ऐसे फोटो निकाल के लाते हैं ना, जिससे कि बेटा आप देख के उस को समझ जाओ और आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, क्योंकि इतनी सारी जब थ्योरी पढ़ते हो ना तो आपका ब्रेन क्या करता है, बचने लगता है। तो हमारे इस चैनल में आपके लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप बेटा चीजें आपके ब्रेन में छप जाएंगी, याद हो जाएंगी। समझो बैरन एंड वेस्टलैंड क्या होता है। बैरन एंड वेस्टलैंड बेटा वो पार्ट होता है, ऐसी लैंड जहां पर एग्रीकल्चर नहीं किया जाता, यानी ये लैंड बेटा क्या है, बंजर है। ये जमीन जो है कैसी है, बंजर है, यहाँ की खेती नहीं की जा सकती। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, ठीक है, ऐसी लैंड जहां पर कल्टीवेशंस किया जाएगा, जहां पर मोर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री फॉर द नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वहां पर क्रॉप्स जो है का कल्टीवेशन किया जाएगा, आपके वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन किया जाएगा, आपके फ्रूट्स का कल्टीवेशन किया जाएगा, आपके जो ग्रेन्स है, पल्सेस, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, सरसों, पीनट एंड कौन, नट्स, जो हम नट्स, काजू बादाम जो खाते हैं ना, किशमिश, अंजीर, इलायची, है ना, तो यानी यहाँ पर उनका कल्टीवेशंस किया जाएगा। अभी समझो परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड, ऐसी लैंड जहां पर इन एनिमल्स की परमानेंट ग्रेजिंग हो सके। क्या, ग्रेजिंग लैंड, यानी बेटा इन एनिमल्स का परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड। यहाँ बेटा प्लांट जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या करते हैं, घास खाते हैं, चारा खाते हैं, उन्हें इस एरिया में छोड़ दिया जाता है। फिर आता है कल्टीएबल वेस्ट लैंड, ऐसी लैंड बोथ आर द सिमिलर है ना, बोथ आर द सिमिलर, ऐसी लैंड बेटा जो वेस्ट लैंड है, जिसपे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, अब वहां पर कल्टीएबल है ना, कल्टीएबल हम जो है कल्चरेबल है ना, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, अब हम उसमें कल्चरेबल यानी कल्टीवेशंस करेंगे। यहाँ पर नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो गया, बस एक डिफरेंस बाबू यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आता है आपका फैलो लैंड। फैलो लैंड समझो, करेंट फैलो, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड अदर 4 ईयर, बेटा ऐसी लैंड जो खाली छोड़ दी है, समझो वर्ड को, फैलो लैंड यानी जमीन को खाली छोड़ दिया, खेत को खाली छोड़ दिया। ये क्यों, क्योंकि बेटा वो सॉइल वापस से उसमें न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब हो सके। मेरी वर्ड्स को समझो कि जो सॉइल है, क्या, जो सॉइल है इस लैंड की, जो क्या है, सॉइल है, वापस से उसमें न्यूट्रिशंस रिप्लेनिश हो सके। क्या, न्यूट्रिशंस उसमें वापस से क्या हो सके बेटा, रिप्लेनिश, क्या, रिप्लेनिश है ना, रिप्लेनिश, न्यूट्रिशंस को रिप्लेनिश होने के लिए लैंड को 1 साल के लिए छोड़ दिया जाए, तब वो कहलाती है करेंट फैलो। और लेफ्ट अनकल्टिवेटेड यानी बेटा उसे 2 साल 3 साल के लिए, ऐसी लैंड जब उसे सॉइल रिप्लेनिश होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब वो कहलाती है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, है ना। ये होता है 1 साल के लिए, ये होता है कुछ 2 ईयर 3 ईयर्स, ठीक है। अभी ये मैंने आपको एक इमेज के थ्रू मेरी समझाने की कोशिश थी। अब बेटा हम इसकी डेफिनेशंस में आएंगे, ठीक है। चलिए, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया समझो, ये इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है बेटा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है 2023 सीबीएसई के एग्जाम में, 2019 में पूछा गया है और 2021 में। ओवरऑल हर 2 साल के गैप में, ओवरऑल हर 2 साल के गैप में ये पूछ लेता है। चलिए, तो हम इसे पढ़ेंगे कि बैरन लैंड, फॉरेस्ट बेटा ऐसा एरिया जहां प्लांट है ना, ट्रीज, एनिमल से कवर है ना। लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस बेटा यानी वहां पर क्या है, एनिमल्स भी हो और प्लांट्स की स्पीशीज भी हो, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस हो।
समझ में आ रहा है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है भाई, कल्टीवेशन के लिए लैंड है ही नहीं, क्या? बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। इसका पॉइंट जो है क्या? बैरन है ना, बैरन एंड barren and wasteland, ठीक है। लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज सच एज द रोड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी ये लैंड जो है इसके लिए रोड इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं हो सकती। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो है इंक्लूडिंग फैलो लैंड कहलाता है। परमानेंट पास्चर, देखो समझाया मैंने, परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग, ठीक है, एनिमल्स के लिए बेटा ग्रेजिंग के लिए वो लैंड छोड़ दी गई है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो, है ना, यानी बेटा यहाँ पर जो है ट्रीज और क्रॉप्स का जो है इसको छोड़ दिया गया है, तो ये पॉइंट है ना, लैंड अंडर मिसलेनियस। कल्चरेबल वेस्टलैंड है ना, फैलो लैंड, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने समझाए हैं। जब जमीन को, फील्ड को, है ना, क्या है बेटा, एक साल के लिए फैलो लैंड, एक साल के लिए आपने छोड़ दिया है, सॉइल जो है क्या करे, न्यूट्रिशंस को रिप्लेनिश करे। बेटा जब सॉइल रिप्लेनिश होगी, सॉइल में जब न्यूट्रिशंस आएंगे अच्छे, कैल्शियम, पोटेशियम, तभी तो वो आपको क्या देगी, अच्छे अच्छे क्या फ्रूट्स, अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स, अच्छे अच्छे ग्रेन्स, ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रोडक्शंस करेगी, ठीक है। चलिए फिर करंट फैलो है ना, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर के लिए होता है ना, क्या है 1 ईयर के लिए होता है। अदर देन करंट फैलो लैंड लेफ्ट जो है ये लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 2 ईयर, मोर देन 1 ईयर, यार यहाँ पे आप 2 ईयर 3 ईयर जो है इसको लेके चल सकते हैं। नेट सोन एरिया, बेटा नेट सोन एरिया यानी कि लैंड यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, उस एरिया में टोटल कल्टीवेशन कितना हुआ है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है ना, जब मेरा बहुत मन खुश हो जाता है कि मैं आप लोगों को इतने इजी लैंग्वेज में आप सबको समझा सकूं, ठीक है। चलिए ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है ना, इसे एग्जाम में जरूर बना के आए आप। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फॉरेस्ट कितना कवर है ना, तो ये फॉरेस्ट एरिया है, बैरन एंड जो है, ठीक है, तो बैरन एरिया बेटा ये जो है आपका बैरन एरिया है, ठीक है। ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बैरन है ना, ये एरिया बैरन एरिया है। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग कितना है, ये पर्पल वाला है ना, पर्पल, ये परमानेंट पास्चर है। फिर एरिया अंडर जो है ट्री एंड क्रॉप ग्रूव, तो आपको ये एरिया जो दिख रहा है, बस एक थोड़ा सा समझाना था और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए लैंड पैटर्न यूज इन इंडिया, अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे कि समझो क्या है, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, क्या पैटर्न है भाई, हम लैंड को कैसे यूज करते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 90% टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज रिपोर्टेड फॉर लैंड यूज। भाई 95%, कितना, हम 95, इंडिया जो है वो कितना 95% लैंड हम जो है यूज कर रहे हैं इसका, ठीक है। लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज नॉट बीन डन फुली। बेटा क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ज्यादातर होता है, क्यों, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है ना, ये कल्टीवेशन एरिया है, क्या है ये कल्टीवेशन, यहाँ पर जो आपका गेहूं पल्सेस आता है ना। सम पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, चाइना एंड ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड बाय लैंड रिपोर्टिंग। इस पॉइंट्स को मैं आपको समझाना चाहूंगी कि बेटा ये जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है, क्या हमारा जो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर है ना, जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया, कुछ एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है थोड़ा सा, और कुछ एरिया यहाँ पर इसने चाइना ने इसको ले लिया है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर जो है, हमारा प्यारा देश भारत जम्मू कश्मीर है ना, तो उसका थोड़ा सा इधर से पाकिस्तान ने ले लिया और इधर से इसने चाइना जो है उस पर कर रहा है, अपना कब्जा कर लिया है। फिर
नेट सोन एरिया इज 54% टोटल रिपोर्टिंग एरिया। ठीक है, टोटल बेटा इसका नेट सोइंग अगर हम बात करें कितना है 50%, 50% वर्ड में है ना। नेट सोन एरिया कितना है तो 50% है, कितना 50, मतलब इतने एरिया में हम जो है कल्टीवेशन करते, खेती बाड़ी जो है होती है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया जो है ग्रेटली फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, हाँ सब कुछ बेटा सब जगह होता है ना, यहाँ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश है ना, ये एरिया में नेट सोन एरिया है ये, है ना, यहाँ पे कल्टीवेशन जो है इसका होता है। 80% पंजाब हरियाणा वेयर एग्रीकल्चर इज हाईली अडॉप्टेड। मैं आपको है ना, देखो मेरे यहाँ बोलने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो पंजाब और हरियाणा है कितना कल्टीवेशन कर रहा है बेटा, ये पंजाब और ये हरियाणा। ठीक है, 80% कितना एग्रीकल्चर का 80% हाईली डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे। 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मनी, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, इट इज ओके, ये अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है यहाँ पर, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर 10% है, कितना है बेटा, इट इज लेस देन 10% से भी कम होता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये है 33। एक पॉलिसी आई है, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बेटा, एनपीपी नेशनल, है ना। मैं यहां पर इस पॉइंट को समझा देती हूं कि नेशनल क्या, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई बेटा, ये लॉन्च होती है 1952। कब आई ये पॉलिसी, कब आई 1952 में ये पॉलिसी जो है रिकमेंड होती है। और क्या है कि इसकी पॉलिसी है एटलीस्ट फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए, लैंड का 33%, कितना होना चाहिए 33%। यानी हमारी जो लैंड है, क्या हमारी जो लैंड है उस लैंड में फॉरेस्ट यानी ट्रीज कितने परसेंट होनी चाहिए 33, यानी लैंड का 33% फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए और ऊपर के पॉइंट्स बेटा समझते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा सा लिख लिया करो कॉपी पेन में अपना, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। चलिए बाकी के पॉइंट समझते हैं। फिर फॉरेस्ट एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यस ऑफ कोर्स बेटा, इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप पढ़ोगे है ना कि प्लांट्स भी ज़रूरी है, एनिमल्स भी ज़रूरी है, और ये इस टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगी आपके इन्वायरमेंट है ना, आवर इन्वायरमेंट। मैंने आपके साइंस का जो चैप्टर है मैंने उसमें ये है ना, ये लाइन आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। फूड चेन है ना, फूड चेन जो टॉपिक आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए अभी हम बेटा सॉइल की टाइप बात करेंगे। तो सॉइल जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, देखो कौन कौन सी सॉइल इंडिया में, सिक्स मेजर सॉइल, क्या बेटा 6। इंडिया जो है यहाँ पर 6 वेराइटीज जो है सॉइल की देखने को मिलेगी, कितनी 6 टाइप की सॉइल्स जो है देखने को मिलेगी। सॉइल जो है एलिविल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डिजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल, ये सारी सॉइल्स हैं। अभी देखो कलर भी मैंने अरेंज कर दिया है। इन सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज है, तो पहले बेटा हम इसको क्या है, इसके चैप्टर्स को डिटेल पहले मतलब हम इसके बारे में पढ़ ले, उसके बाद ये मैंने आपको एक माइंड मैप दे दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो तो यहां पर समझो सॉइल एज अ रिसोर्सेज। सॉइल बेटा एज अ रिसोर्सेज क्यों है, सबसे पहले तो ये समझो, इसीलिए कि ये सॉइल बेटा इनसे आता है वेजिटेबल्स। क्या आता है, वेजिटेबल्स आते हैं, यानी आपकी जितने भी प्लांट्स हैं सॉइल से ग्रो करेंगे, आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, फिर आपके ग्रेन्स आते हैं, है ना, ग्रेन्स में आपका व्हीट, पल्स, चना, मस्टर्ड, सोयाबीन, सरसों, है ना, और आपके नट्स आते हैं, नट्स में आता है काजू, बादाम, इलायची, मसाले, सब कुछ। तो इसीलिए सॉइल रिसोर्स है, सॉइल नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो वेजिटेबल्स नहीं आएंगे, फ्रूट्स नहीं आएंगे, कॉटन नहीं आएगा, नट्स नहीं आएंगे, ग्रेन्स नहीं आएंगे। इसीलिए सॉइल को बहुत ही एज अ रिसोर्स जो है माना गया है। ठीक है, क्या है बेटा ये नेचुरल रिन्यूएबल जो है, कैसा है, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ नेचर।
तो यहाँ पे पढ़ो, चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एंड एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहां पर सॉइल का एक डायग्राम दिख रहा है, यहां पर सॉइल का एक डायग्राम दिख रहा है। ये सॉइल की बेटा टॉप लेयर है। क्या है ये? सॉइल की टॉप लेयर है। और जैसे ही सॉइल, और जो कि जिसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक लेयर। क्या है? ऑर्गेनिक लेयर है ना। फिर टॉप सॉइल है, ये देखो टॉप सॉइल है, यहाँ पर प्लांट्स हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये सब सॉइल है, ये सेक्शन ए आ जाता है। फिर ये पेरेंट मटेरियल, यहाँ पर आपको क्या है, कुछ रॉक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन बी। फिर यहाँ पर नीचे और रॉक्स मिलते हैं, ये कहलाता है आपका सेक्शन सी। आई होप आपको ये पिक्चर जो है दिख रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम सॉइल्स के आगे के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पहले जो क्लासिफिकेशन है हम पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल, है ना। थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? अरे ये बताओ, जब तुम्हारे मास्टर का एनर्जी लेवल फुल है तो तुम कैसे डाउन हो सकते हो? प्रॉमिस किया था, तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुमसे वादा किया था कि अगर हाथ पकड़ा है तो लास्ट तक हम तुमको तुम्हारे साथ जाएंगे, ठीक है, और कंप्लीट करेंगे। तो बी स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? एलुवियल सॉइल क्या होती है? एलुवियल सॉइल बेटा वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर मिलती है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो ये एक सॉइल का स्ट्रक्चर है। ये सॉइल का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देख लो कि ये जो सॉइल है, ये फॉरेस्ट और माउंटेन, ये दिख रहा है ना, यहाँ डायग्राम मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पर बेटा ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये सॉइल आपकी कहलाएगी फॉरेस्ट एंड माउंटेन। क्या? माउंटेन है यहाँ पर। ठीक है, ये एरिया पता है ना, माउंटेन है, यहाँ ग्लेशियर है। फिर ये सॉइल आपकी आती है एलुवियल सॉइल। क्या? एलुवियल। ये सॉइल आपकी दिख रही है बेटा, ये क्या है? रेड येलो। ये है आपकी ब्लैक सॉइल, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। ठीक है, फिर है लेटराइट सॉइल। ठीक है, और आता है एनाइड। चलो सबसे पहले हम सॉइल देख लेते हैं। फॉर्मेशन, सॉइल बनती कैसे है मैडम, ये तो बता दो। मैम बताती है। डिपॉजिट बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम्स, द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। देखो समझो बेटा, मैं समझाती हूँ, ये जो बताती हूँ ना थोड़ा सा लिख लिया करो, फिर बोलोगे मैम आप इरेज कर देते हो, क्योंकि मुझे और भी चीजें आपको एक्सप्लेन कर, इतनी सी स्लाइड में ये बताओ मैं क्या ही लिख लूँ, मैं क्या ही लिख लूँ, है इतनी सी स्लाइड में मैं क्या ही लिख लूँ, ये बताओ मुझे लिख के समझाना है आपको, सब कुछ समझाना है ना, इसलिए क्लियर करना पड़ता है। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। चलो मुझे ये बताना है भाई, जो हिमालय से जो रिवर्स आ रही हैं, ये है बाबू आपका हिमालय, ये क्या है आपका हिमालय है, ठीक है। अब मुझे बताने की जरूरत है क्या हिमालय से क्या निकलता है, बताओ मुझे बताने की जरूरत है हिमालय से क्या निकलता है। हिमालय से निकलता है बेटा ग्लेशियर, ग्लेशियर से क्या निकलेगी, रिवर निकलेगी, ठीक है। तो इस रिवर में याद रखो, जब रिवर है यहाँ पर तो रिवर फ्लो होती है, रिवर क्या है, फ्लो हो रही है। यहाँ पर कौन कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पर फ्लो हो रही है इंडस रिवर, क्या इंडस रिवर। फिर क्या है, गंगा, क्या है गंगा, और है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, क्या है ब्रह्मपुत्र। स्पेस ना आए, बी से समझ आया करो, ब्रह्मपुत्र। अब बेटा याद रख, जब रिवर फ्लो होती है तो कभी गए हो नदी तालाब में गए हो, वहां पे क्या है, मिट्टी, क्या है मिट्टी, सॉइल। रिवर में सॉइल फ्लो होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसमें क्या है, कहां से आई है, ये रिवर से आई है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन नदर्न प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। याद है बेटा, ये जो पूरा नदर्न प्लेन, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक मान ले ये नदर्न प्लेन है। कितना है ये नदर्न प्लेन, ईस्टर्न है ना, देख नदर्न प्लेन ये ऊपर का पार्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वाले पार्ट, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी, ठीक है। दिख रही ना रेड, कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। कहाँ है ये, ठीक है, ये देख ये दिख रहा है, ठीक है, ये देख ये दिख रहा है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे देख, एंड रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, यहाँ पे डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है यहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा है। तो यहाँ पे समझ ले कि ये जो है पाई जाती है, ठीक है। चल समझ में आया, आगे समझ में देख,
सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है समझ। फॉर्मेशन हुआ है हिमालय। हिमालय में कौन सी रिवर बह रही है? हिमालय में बहती है बेटा इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये रिवर अपने साथ सॉइल को बहाकर लेके आती हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ये सॉइल कहाँ पाई जाती है? नदर्न प्लेन में पाई जाती है, कुछ ईस्टर्न यहाँ पर कोस्ट में पाई जाएगी और यहाँ पर कुछ पाई जाएगी। ठीक है, चल समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कंसिस्ट ऑफ क्या है भाई? जब रेत सॉइल में क्या होता है? सॉइल में होता है, क्या होता है? सैंड, सिल्ट, क्ले। जो सॉइल है, सॉइल में क्या है? सॉइल में है सैंड, सिल्ट, क्या? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, फाउंड इन पेगमेंट कहाँ कहाँ है? द्वार, चौस, तेराई। इट इज टाइप ऑफ बांगर एंड खादर। ठीक है, समझ ले बेटा। सॉइल में क्या है समझ लो, उसके सब पार्ट है, सॉइल के सब पार्ट है ना। बांगर एंड खादर, ये याद रखो। बांगर और खादर उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बांगर क्या होता है बेटा? खादर यानी खोदना। किसी चीज को बेटा जब खुदाई करोगे तो वहां से नई चीज निकलेगी। क्या निकलेगी? नई चीज। वर्ड से याद करा रही हूँ। खादर यानी जब तुमने खुदाई की, सॉइल की खुदाई की, तो वहां से सॉइल की नई न्यू लेयर निकली। क्या निकली? न्यू लेयर निकली। दिस इज द न्यूअर एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाय फ्लूड एंड मोर फर्टाइल। बेटा फ्लूड आता है, तो फ्लूड जब में रिवर में फ्लूड आया बहुत तेज, तो उसमें क्या है? न्यू एल्यूमिनियम सॉइल डिपॉजिट हुई, और ये बहुत ही फर्टाइल होती है। इस वर्ड को याद रखो। मैं आपको यहाँ पर बेटा हिंट दे रही हूँ, हिंट के साथ साथ आपको याद करा रही हूँ कि जो एल्यूवियल सॉइल है ना, एल्यूवियल सॉइल को आपने क्या किया? खुदाई किया तो क्या? नया सब्सटेंस निकला। याद रख बेटा, खुदाई से खादर, जब वहां से नया सब्सटेंस निकला और सब न्यूअर सब्सटेंस निकला। क्या निकला? न्यूअर एल्यूवियल डिपॉजिट हुआ। जब फ्लूड्स आता है तो फ्लूड बेटा बहुत ज्यादा, जो सॉइल उसमें आई बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, अब देख, जब खादर याद हो गया तो बांगर क्या है भाई? ये नया, तो ये कैसा? पुराना। आ गया। हाँ मैम, आ गया। भांगर, क्या? भांगर। दिस इज द ओल्डर एल्यूमिनियम डिपॉजिट अवे फ्रॉम द फ्लूड प्लेन। ठीक है, फ्लूड प्लेन्स एंड लेस फर्टाइल। याद रख बेटा, जो नई चीजें ज्यादा अच्छी होती है तो फर्टाइल है। क्या है ये? फर्टाइल है। जो ओल्ड चीजें क्या होती है? ऐसे ही होती, पुरानी होती है ना, तो वो लेस फर्टाइल है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। चलो, है ना। अभी रिच देखो, इस पे क्या है बेटा? लास्ट है, बस थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, समझ। ये जो होती है ना सॉइल में क्या है? मिनरल्स होते हैं। सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें? पोटेशियम है, लाइम है, बट डिफिशियंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिड एंड ह्यूमस एक्सेप्ट द एल्यूमिनियम इन द गंगा डेल्टा रीजन विच इज रिच इन न्यूमरस। ठीक है, देख इसकी नाम एक और टेबल बना ले। ठीक है, समझ क्या सॉइल। ठीक है, फिर भाई क्या है? जैसे ये एल्यूवियल है ना, एल्यूवियल सॉइल है भाई, रिच है तो किसमें है? रिच है, और क्या डिफिशिएंट है या क्या कम है इसमें? तो यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है जो भी है। और यहाँ पे रिच किसमें है? तो पोटैश है। यहाँ पे क्या है? पोटैश है। क्या है यहाँ पर? ह्यूमस है। ठीक है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। आई होप को मैं इमेज लगी है कि नहीं लगी है ना। चलो, तो ये हो गया। कहाँ पे मिलती है बेटा? गंगा डेल्टिक रीजन में। यहाँ पर ये सॉइल मिलती है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? तो पैडी, वीट है ना, पल्सेस। यहाँ पर क्रॉप्स। हाँ समझो बेटा, सॉइल, अब सॉइल में कुछ तो क्रॉप्स ग्रो करेगी, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर है शुगर कैन, गन्ना जिसे बोलते हो, है ना, पैडी है, वीट है, सेरेसियल है एंड पल्सेस है। तो ये हाई फर्टाइल है। कैसी है ये? हाई फर्टाइल है। ठीक है, बस चलो, एल्यूवियल सॉइल फिनिश। अब आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बेटा, ये एरिया जो है यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक सॉइल। क्या मिलेगा? यहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलो, क्या है? क्लाइमेट कंडीशन एंड पैरेंट रॉक, डिकैन ट्रैप मेड अप ऑफ बेसाल्ट। समझ, किससे बना है ये? बेसाल्ट से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट, है ना, प्लाटी के ऊपर है। ठीक है, ये प्लाट्यू है,
क्या है ये? प्लेट्यू, है ना, पढ़ा है ना 9th क्लास में। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ये एरिया क्या है? पेनिनसुलर, ठीक है। ये इसके ऊपर का एरिया क्या कहलाता है? डिकैन। तो ये जो ब्लैक सॉइल है इसका फॉर्मेशन कहां से हो रहा है? इस डिकैन से हो रहा है, डेक्कन जिसे बोलते हैं, डेक्कन। ये पेरेंट रॉक है। क्या है ये? पेरेंट रॉक है। क्या है ये? पेरेंट रॉक। लोकेशन कहां है? लोकेशन प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, क्या है ये? सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसे मैप से समझ, ठीक है। मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिर नेक्स्ट पॉइंट बताना है। तो वीडियो को पॉज करो और वहां से जाके, है ना, पॉज करके लिख लो या फिर समझ लो, जो भी है, ठीक है। मुझे समझाना है क्योंकि समझो क्या है, कहाँ कहाँ मिलता है बेटा? ये एरिया महाराष्ट्र, ये हो गया मध्य प्रदेश, है ना, यहीं पर है आपका सौराष्ट्र, यहीं पर है आपका क्या? छत्तीसगढ़। ये एरिया बगल में है ना, छत्तीसगढ़। मतलब इस पूरे एरिया में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है। ये ब्लैक सॉइल दिख रही ना, ये ब्लैक सॉइल। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक, ये है बेटा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होती है, जैसे वो अफ्रीका के निग्रो लोग नहीं होते, काले 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 काले, बिल्कुल ब्लैक सॉइल भी वैसे ही होती है ना, ब्लैक काली काली होती है, ठीक है। सो ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगुर सेल, है ना। ये कैसी है कलर में बेटा? ब्लैक है। इसको क्या बोलते हैं? रेगुर। ऐसे हिंदी में लिख लिया करो, जो वर्ड टफ लगते हैं ना तो उसको क्या कर लो, हिंदी में लिख लो ऐसे, रेगुर सॉइल। आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। बेटा इसमें कॉटन, इस ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो होता है। कहाँ क्या ग्रो होता है इसमें? कॉटन सबसे ज्यादा। कॉटन, कॉटन वही जो गर्मी में हम कॉटन प्रेफर करते हैं, है ना, फेस रैप करते हैं, है ना। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्ले मटेरियल के लिए भी यूज होती है। कैपेसिटी भाई मॉइस्चर होल्ड कर लेती है, ठीक है। फिर क्या है इसमें? क्या है देखो, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना। क्या क्या है इसमें बेटा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम, ये सब इसमें रिच है। और यहाँ पर कॉटन और शुगर कैन, क्या? शुगर कैन, ये सब इसमें होता है। आई होप समझ में आया। यहाँ तक हमने एलुवियल पढ़ ली, हमने ब्लैक सॉइल पढ़ ली। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेड सॉइल। बेटा रेड सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल ब्लैक थी, रेड सॉइल रेड है। वो मस्त, कितनी फनी है ये सॉइल, मुझे तो पढ़ाने में भी बहुत हंसी आ रही है। बेटा इग्नियस रॉक, कहाँ से रेड सॉइल आती है फॉर्मेशन? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बेटा बहुत बड़ा पत्थर है ना, वो पत्थर क्या होता है? टूटता है, ब्रेक होता है। क्या है वो? जो है ब्रेक होगा तो उसके ब्रेकिंग से ये जो है इसका फॉर्मेशन होता है इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है। कहाँ मिलती है? सदर्न, ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। कहाँ पे मिल रही है? समझो यहाँ पे, है ना, ये सदर्न रीजन, ईस्टर्न पार्ट, इधर साइड। क्या? इधर साइड। ये रेड, ये देखो रेड है ना, ये दिख रहा है ना ये एरिया, यहाँ पर जो है रेड सॉइल मिली, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, है ना, कंट्री का ईस्टर्न पार्ट इधर। चलिए, अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो भाई ये रेडिश कलर की है, देख के ही याद हो जाता है। क्यों रेडिश कलर की? क्या है उसमें? डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइजेशन एंड मेटाबॉलिक रॉक। भाई इसमें आयरन है बहुत ज्यादा। इस सॉइल में क्या है? इसका कलर रेड क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन है। इट टर्न येलोइश इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, पेडिमेंट्स जोन ऑफ वेस्टलैंड। बस हो गया, है ना। यही है कि रेड, सबसे पहले फॉर्मेशन किससे हो रहा है इसका? इग्नियस रॉक से। चलो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, है ना, इतना बड़ा बड़ा याद नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो, इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? इग्नियस रॉक। क्या बेटा? इग्नियस रॉक से हुआ। सेकेंड पॉइंट, भाई रेडिश कलर की है। कैसी है? रेडिश कलर। क्यों है? क्यों है? आयरन के कारण। क्यों है? इसमें आयरन जो है बहुत ज्यादा है। कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, एंड यहाँ पर वेस्टर्न साइड में पाई जाती है। बस इतने पॉइंट लिख देना, सफिशिएंट है। सॉइल से भी क्वेश्चन आता है, पता है आपको? सॉइल से 5 मार्क्स का फुल क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर 2-3 मार्क्स के। ब्लैक सॉइल क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, है ना। एल्यूवियल सॉइल क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। लेटराइट सॉइल, भाई हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। फॉर्मेशन कैसा है? हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल। कहाँ है? वेस्टर्न घाट एंड नॉर्दर्न ईस्ट। चल, वेस्टर्न घाट कैसा? ये
है ना, इस एरिया में क्या है, ये सोइल पाई जाती है एंड नदर्न ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पर है ना, ये इंडिया का मैप देखो है ना, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। समझ में आ गया भाई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कल्टीवेशन विद एक्वाटिक डज ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर्स, लो ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस बेटा टॉप लेयर सॉइल, जो डेड प्लांटर एनिमल्स होते हैं ना, वही ह्यूमस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। तो लो ह्यूमस ज्यादा नहीं होता है ना, बिकॉज डिकम्पोजिशन लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। बेटा बैक्टीरिया सब कुछ हाई टेम्परेचर में फिनिश कर दे रहा है, ठीक है। फाउंड कहाँ है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ये देख नीचे वाला पार्ट ये कर्नाटक, ये केरला, ये तमिलनाडु, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, है ना। इस यहाँ पर ये जो है लेटेराइट सॉइल मिलती है, ठीक, समझ में आ गया। चल, एरिड सॉइल क्या कहलाती है, एरिड सॉइल क्या है भाई, फॉर्मेशन कैसा है, तो हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, है ना, सैंड टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। समझो क्या है, रेनफॉल लो हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। देख टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये कैसी टेम्परेचर, वाटर नहीं मिलेगा तो सॉइल कैसी हो जाती, क्रैक्स आने लगते हैं। हाँ, जब सॉइल रेनफॉल नहीं हो रहा, पानी नहीं आया उसमें, टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है मतलब समझ 50 के आसपास टेम्परेचर हो गया, है ना, इतना टेम्परेचर हो गया, बारिश उसमें हो नहीं रही है, तो क्या हो गई वो बेटा, वो कैसी हो जाएगी, ऐसी क्रैक्स आ जाएंगे उसमें, है ना। नदर्न वेस्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ मिलती है ये सॉइल, तो ये सॉइल मिलती है बेटा आपको राजस्थान में वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है भाई, इसके लिए बेटा सूख गई है तो पानी डाल, इरिगेशन, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन, दिस सॉइल बिकम कल्टीवेबल, है ना। इसको क्या वाटर सप्लाई करो, क्या बेटा इसमें आप वाटर का सप्लाई करो, इसको कल्टीवेबल करो, ठीक है। लैक ह्यूमस मॉइस्चर, है ना, इसमें ह्यूमस नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, क्यों, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट ड्राई होने से सॉइल जो है सूख गई, क्रैक हो गई है, एंड हाई टेम्परेचर मेक एवोपरेशन फास्ट, है ना, एवोपरेशन बेटा बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है उसमें। फॉरेस्ट सॉइल क्या कहलाती है बेटा, फॉरेस्ट सॉइल मैकेनिकल वेदरिंग बाय स्नो, रेन एंड टेम्परेचर। बेटा फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी बता, तो हिली एरियाज कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश, कहाँ मिलेगी, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में ये फॉरेस्ट सॉइल मिलती है, ठीक है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सफिशिएंट रेनफॉल, क्यों, वहां पर अच्छी बारिश होती है, अच्छी बारिश होगी तो उसमें मॉइस्चर रहता है, क्या रहता है उसमें, मॉइस्चर रहता है ना। फिर क्या है, लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड, नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपको पढ़ना है। चलिए बेटा अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। चैप्टर फिनिश हो गया है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड, ऐसे रिसोर्सेज बेटा जो कि किसी रीजन में हैं बट नॉट यूटिलाइज, क्या कहलाते हैं वो, पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और देखो क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज द रिप्लेनिश बाय नेचर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है रिप्लेनिश हो, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने आपको पढ़ाया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, ये सब रिसोर्सेज, थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये सारे पढ़ाए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन कंटिन्यू पूछेगा। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया डिटरमाइंड बाय, बेटा लैंड, है ना, लैंड यूज पैटर्न हमने पढ़ा है, तो ऑप्शंस ये है, तो आंसर फिजिकल एंड ह्यूमस फैक्टर्स। ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ते बेटा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आपको शॉर्ट टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको देना है, ठीक है। हमने लैंड यूज पैटर्न पढ़ा था ना, फिजिकल, जो मैंने आपको चार्ट बताया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, याद आया, अरुणाचल प्रदेश, हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, देख लो आ गया, हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शुड बी कवर अंडर फॉरेस्ट, 33, है ना। ये पॉलिसी आती है 1952 में, एंड फॉरेस्ट का कितना परसेंट होना चाहिए फॉरेस्ट कवर, विच इज 33%, कितना, 33%।
है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, क्या है बेटा, कोल। कोल एक बार फिनिश होने के बाद वापस से रिन्यूएबल नहीं होता। पेट्रोल हो गया आपका, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गए, ठीक है, ये बेटा ऑयल हो गया, है ना, ये एक बार बर्न होने के बाद ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ये क्या है, वाटर। हाँ, आजकल तो वाटर भी वापस से रीप्योरीफाई कर लेते हैं उसको, तो ये बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्या है, इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम कहेंगे। एक असर्शन रीजन है ना, असर्शन रीजन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सो रिसोर्सेज प्लानिंग इसेंशियल इन इंडिया, ऑफ कोर्स यस। रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री, हाँ, ऑप्शन इज ए, है ना, असर्शन रीजन बोथ करेक्ट। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी, यस ऑफ कोर्स, हाँ। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर्स, ना 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 ना, लिमिटेड, ये लाइन रॉन्ग है। रिसोर्सेज कैसे है बेटा, लिमिटेड अमाउंट में है, तभी तो रिसोर्सेज प्लानिंग आई, क्या, तभी तो हम रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग लेके आए थे, ठीक है, क्योंकि ये रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है। समझ में आया, तो आंसर इज अ सी, ए इज ट्रू, आर इज अ फॉल्स, ठीक है। ये चार्ट मैंने आपको समझाया हुआ है ना, कि ओवरऑल, चलो एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये चैप्टर क्या था बेटा, है ना। तो ये चैप्टर जो था कि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज बेटा हमारे अर्थ में जो भी फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, लैंड, है ना, ये सब अवेलेबल है, उनका हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि प्रेजेंट जनरेशंस के लिए भी हो प्लस फ्यूचरिस्टिक जनरेशंस के लिए भी वो हो, है ना, यानी हम आपके लिए हो, हमारे लिए हो, हम सबके लिए हो, प्लस आने वाले 50 साल में जितने लोग आएंगे उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, जितनी स्पीशीज होती हैं। नॉन लिविंग अबायोटिक जो है ना, मिनरल्स जो होते हैं। फिर हमने पढ़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना, इसमें सोलर एनर्जी, वाटर, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम हमने पढ़ा। फिर हमने रिसोर्सेज प्लानिंग जो है भाई, रिसोर्सेज प्लानिंग करी कि रिसोर्सेज का किस तरीके से हम डेवलपमेंट करें, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व करना है ना, फॉर द फ्यूचर के लिए। लैंड रिसोर्सेज पढ़ा हमने कि प्लेन्स कितना है 43, माउंटेन 30%, प्लेट्यू कितना है 27%, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सॉइल इरोजन हो रहा है, तो सॉइल इरोजन बेटा हमको सॉइल जो कि वेस्ट हो रही है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पेड़ लगाओ बेटा, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स जो ओवर ग्रेजिंग करते हैं उन्हें नहीं होने दो, ठीक है। टेरेस फार्मिंग करो, कंटूर फार्मिंग करो, है ना। फॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, है ना, तो ये हमने कर लिया है यहाँ पर। एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर बैलेंस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, है ना, जो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये रिसोर्सेज को क्या बैलेंस करना, जिससे कि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सके। चलिए बच्चे, चैप्टर फिनिश। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा। आप बता दूं आपको किस चैप्टर पे जो है वीडियो चाहिए है, ठीक है। तो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। और वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना। नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लेना, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय।